ओके, सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लाइब्रेरीज क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ बुक्स स्टोर किए जाते हैं। आर्काइव्स में क्या होता है, अलग अलग पुराने डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग पुराने बुक्स को स्टोर किया जाता है। तो लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड to management of science, information and technology and field of education। तो लाइब्रेरी साइंस जो होता है, लाइब्रेरी के बारे में जो स्टडी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? साइंस से, साइंस के मैनेजमेंट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड होती है। और लाइब्रेरी में क्या स्टोर किया जाता है? बहुत सारा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। नाउ libraries perform wait a minute library perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books, dissemination of information sources, etc. Many of these tasks are completed with the help of computerized system. To make a book available to a reader as per its requirement, as per his requirement, is the most important aspect of library management. अभी लाइब्रेरी में क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको बोला है कि लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स को स्टोर किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है। ओके, अरेंज मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक होगी साइंस से रिलेटेड, तो उसको अलग जगह पे रखा जाएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड अलग जगह पे होगी, जोग्राफी से रिलेटेड अलग जगह पे होती। तो ये जो सिस्टमैटिक अरेंज करना है, इसको ही डिसैमिनेशन भी बोला जाता है। स्प्रेडिंग, अच्छे से स्प्रेडिंग करना मतलब डिसैमिनेशन। तो ये चीजें लाइब्रेरी में की जाती है और इसको क्या बोला जाता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट। जो भी लाइब्रेरी में आ गया, अगर आप कभी विजिट किए होंगे, आपके स्कूल में भी होगी, आप देखोगे मराठी की बुक अलग जगह पे होगी, मैथ्स की अलग जगह पे होगी। तो ये जो मैनेजमेंट होती है लाइब्रेरी में, उसको क्या बोला जाता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इवन नाउ एट इन प्रेजेंट टाइम क्या होता है, लाइब्रेरी में कंप्यूटराइज सिस्टम की भी हेल्प ली जाती है। इसके लिए मैंने पिछले साइड में आपको बोला था कि लाइब्रेरी में आईटी स्टडी किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर्स के बारे में भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी के टाइम पे लाइब्रेरीज में कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है कि कौन सी बुक कहाँ पे है, फिर कंप्यूटर पे देख के आप बता सकते हो कि कौन सी बुक कहाँ पे रखी गई है। इवन नाउ डेज क्या होता है, ई लाइब्रेरी करके या फिर डिजिटल लाइब्रेरी करके एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, बुक्स जो है वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो अगर कोई रीडर है, उनको कोई बुक पढ़नी है, तो वो लाइब्रेरी में आके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर अलग अलग डिजिटल बुक्स को पढ़ सकता है। तो इसके लिए लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट है, उसमें लाइब्रेरीज के बुक को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, कंप्यूटराइज सिस्टम के बारे में पढ़ना, ये सब लाइब्रेरी मैनेजमेंट की चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ओके, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल, 7th century before common era, the Syrian emperor of Mesopotamia, the library at Takshashila University, 5th century before common era, 5th century common era, and the library in Alexandria, Egypt, 4th century before common era, are supposed to be the earliest libraries of the world in the world। तो यहाँ पे कुछ बहुत पुरानी लाइब्रेरीज जो है वर्ल्ड में की, उनके बारे में दिया गया। पहली लाइब्रेरी जो हम लोग को बताई गई है, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल, द असेरियन एम्पेरर इन मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे उस लाइब्रेरी का एक पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, एक बनाया गया पिक्चर, क्योंकि एंशियंट टाइम की लाइब्रेरी है। तो इसके बारे में पिक्चर्स या फिर ये लाइब्रेरी अभी के टाइम पे उसी हालत में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए उस टाइम पे, एंशियंट टाइम में ये लाइब्रेरी कैसी दिखती होगी, उसके बारे में एक इल्यूजन पिक्चर बनाया गया है। वो पिक्चर यहाँ पे, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल। अभी ये कौन था? एक एम्परर था इन मेसोपोटामिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने हिस्ट्री के पहले कुछ चैप्टर्स में आपको मेसोपोटामिया कहाँ है उसके बारे में बताया था। कहाँ पे ये मेसोपोटामिया? वेस्टर्न एशिया के तरफ पहले के ज़माने में एक जो एरिया था उसको मेसोपोटामिया बोला जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पा था एंशियंट टाइम में, वैसे ही वेस्टर्न एशिया के जगहों पे पहले के टाइम पे जो सिविलाइजेशन था उसको मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन बोला जाता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्परर था इन 7th century बिफोर कॉमन एरा। ओके, बिफोर कॉमन एरा मतलब हमारे जो 2020 ये जो ईयर है उसके पहले 7th century,
ठीक है, इतना पुराना म्यूजियम है, तभी उन्होंने एक म्यूजियम बिल्ड किया गया था। इसके लिए इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। अनदर जो म्यूजियम है, ओल्डेस्ट म्यूजियम है, वो इंडिया में ही है, द लाइब्रेरी एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू 5th सेंचुरी कॉमन एरा। अभी ये जो तक्षशिला लाइब्रेरी है या फिर यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया में 5th सेंचुरी कॉमन एरा से एग्जिस्ट करती थी, बिफोर कॉमन एरा से एग्जिस्ट करती थी। और 5th सेंचुरी कॉमन एरा तक यहाँ पे अलग अलग लोग आके वहाँ पे डेवलप करते थे, वो लाइब्रेरी को डेवलप करते थे, वहाँ पे आके स्टडी करते थे। तो बहुत लॉन्ग पीरियड तक ये लाइब्रेरी जो है वो डेवलपमेंट में थी। इसके लिए यहाँ पे दिया गया 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू 5th सेंचुरी कॉमन एरा। ये लाइब्रेरी का पिक्चर आप देख सकते हो। हम लोग ने जब अलग अलग हेरिटेज साइट देखी थी इंडिया की, तो उसमें ये इंक्लूडेड था, अगर आपको याद होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी या फिर तक्षशिला मॉन्यूमेंट्स, ये इंक्लूडेड था इन हेरिटेज साइट। तो ये क्या थी, एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, और ये यूनिवर्सिटी के यहाँ पे एक बहुत बड़ी ओल्ड लाइब्रेरी भी एग्जिस्ट करती थी। थर्ड जो आपको एंशिएंट लाइब्रेरी दी गई है, उसका नाम है लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। तो इजिप्ट जो कंट्री है, वहाँ पे एक पुरानी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उस लाइब्रेरी का एक पिक्चर है यहाँ पे, इल्यूजन है एक, कि वो कैसी दिखती होगी। ऐसा एक एंशिएंट लाइब्रेरी इजिप्ट में भी थी। तो ऐसे आपको 3 लाइब्रेरी के नाम दिए गए। पहली लाइब्रेरी कौन सी दी गई है, रॉयल लाइब्रेरी। दूसरी लाइब्रेरी आपको दी गई है तक्षशिला लाइब्रेरी, और थर्ड आपको दी गई है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी इन इजिप्ट। तो ऐसे 3 बहुत एंशियंट टाइम की लाइब्रेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। तो बहुत पुराना कल्चर है, लाइब्रेरीज का कल्चर जो है वो बहुत पुराना कल्चर है। द सरस्वती महाल ग्रंथालय इन थंजावुर, तमिलनाडु was built in 16th to 17th century during the times of नायक डायनेस्टी। तो थंजावुर एक तमिलनाडु में एक सिटी है, वहां पे है ना 16 टू 17 सेंचुरी में एक लाइब्रेरी बिल्ड की गई थी नायक डायनेस्टी में। एक डायनेस्टी थी वहां पे, नायक डायनेस्टी, उन्होंने एक लाइब्रेरी बिल्ड की थी। उसका नाम क्या था, सरस्वती महाल ग्रंथालय। उसका पिक्चर आप देख सकते हो। तो सरस्वती महाल ग्रंथालय भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है इंडिया में, जो कि मिडिवल पीरियड में बिल्ड की गई थी नायक डायनेस्टी से। इन 1675 कॉमन एरा, व्यंकोजी राजे भोसले कॉन्क्वेर्ड थंजावुर and established his independent rule. Venkoji Raje Bhosle and his successor kept expanding सरस्वती महाल ग्रंथालय। तो 1675 में क्या हुआ था, एक मराठा एम्परर थे, एक मराठा किंग थे, जिनका नाम था व्यंकोजी राजे भोसले। उन्होंने क्या किया था, थंजावुर जीत लिया था, और उसके बाद में उनके जो अलग अलग सक्सेसर थे, या फिर उन्होंने भी जो सरस्वती महाल ग्रंथालय था उसको अच्छे से एक्सपांड किया, उसको डेवलप किया अच्छे से। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रूलर्स जब अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीज़ों को कॉन्क्वेयर करते हैं, तो पुरानी चीज़ों को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो सरस्वती महाल ग्रंथालय जो लाइब्रेरी है उसको अच्छे से एक्सपांड किया था। इवन इनके एक जो सक्सेसर थे जिनका नाम था सरफोजी राजे भोसले। सरफोजी राजे भोसले contributed the most in this expansion. In 1918, the library was renamed as the Thanjavur Maharaja Sarfoji Saraswati Mahal Library in his honor. तो उनके जो एक सक्सेसर थे जिनका नाम था सरफोजी राजे भोसले, उन्होंने ये लाइब्रेरी के एक्सपांशन में या फिर डेवलपमेंट में बहुत एफर्ट्स दिए थे, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, और उसके वजह से उनके ऑनर में 1918 में ये लाइब्रेरी का नाम क्या रख दिया गया था, द थंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महाल लाइब्रेरी। तो सरस्वती महाल लाइब्रेरी को, ग्रंथालय को उनका नाम अटैच कर दिया था, महाराजा सरफोजी का नाम अटैच कर दिया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है इंडिया में। There are several noteworthy libraries in India. For instance, National Library Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, State Central Library Hyderabad, Library of Asiatic Society and David Sassoon Library Mumbai etc. तो यहाँ पे कुछ इंडिया में के जो भी नोटवर्दी या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है उनका नाम दिया गया। तो कुछ लाइब्रेरीज का नाम आपको याद रखना है इनमें से। कौन कौन सी लाइब्रेरीज है,
नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता, जैसे हम लोग ने देखा था नेशनल म्यूजियम इन कोलकाता, वैसे ही सॉरी इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, वैसे ही वहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी भी है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन दिल्ली, दिल्ली में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है नेहरू मेमोरियल। हैदराबाद में एक लाइब्रेरी जिसका नाम है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी मुंबई में जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड सैसॉन लाइब्रेरी इन मुंबई। मुंबई में दो लाइब्रेरीज है, एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड सैसॉन लाइब्रेरी, तो उनके नाम आपको दिए गए। दिस वन इज नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता, दिस वन इज नेहरू लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी इन दिल्ली, ये स्टेट लाइब्रेरी इन हैदराबाद, दिस वन इज डेविड सैसॉन लाइब्रेरी इन मुंबई। तो अलग अलग लाइब्रेरीज के पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। From the technical point of view, the management of archives is akin to library management, preserving documents with important content in their original condition, preparing indexes and creating accurate system or retrieval of documents are the important task in the management of archive. तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, टेक्निकली जो है ना मैनेजमेंट, आर्चिव्स का मैनेजमेंट जो है वो लाइब्रेरी के अंडर ही आता है। आर्चिव्स को मतलब जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लाइब्रेरी के अंडर ही मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा अलग से देखा जाए कि आर्चिव्स मैनेजमेंट मतलब क्या, तो क्या होता है आर्चिव्स का मैनेजमेंट मतलब जो भी ओरिजिनल ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से सिस्टमैटिकली रखना, उनके लिए इंडेक्सेस प्रिपेयर करना। इंडेक्सेस मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए हम लोग को एक अलग से बुक या फिर अलग से सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिसको इंडेक्सेस बोला जाता है। तो ये डेवलप करना, ये आर्चिव मैनेजमेंट के पार्ट्स है। तो लाइब्रेरी जैसे ही आर्चिव्स भी होते हैं। आर्चिव्स मोस्टली क्या होते हैं, ओरिजिनल ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको भी लाइब्रेरी के तरह मैनेज किया जाता है अलग अलग लाइब्रेरीज में या फिर अलग अलग आर्चिव्स में। ओके, documents from the archives are supposed to be very reliable because of the heavy dependency on computerized system. Information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. तो ये पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि अभी के टाइम में जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आ गई है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का या फिर आर्चिव्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे क्या किया जाता है, अलग अलग बुक्स को, अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर किया जाता है, तो उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए या फिर आर्चिव्स मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इन रिसेंट टाइम्स। The first official archives of India, the Imperial Record Department, was established in 1891 Common Era in Kolkata. It was shifted to Delhi in 1911 Common Era. In 1998, the then President of India, Honorable K.R. Narayanan, opened the archives for public. तो यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा आर्चिव है, उसके बारे में नाम लिया गया। आर्चिव मतलब मैंने क्या बोला, ओल्ड डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टोर किया जाता है। यह आर्चिव पहले कोलकाता में था। कभी एस्टेब्लिश हुआ था? 1891 में। 1891 में कोलकाता में एस्टेब्लिश हुआ था। क्या नाम था यह आर्चिव का? इंपेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो आर्चिव है वो 1911 में इसको कोलकाता से लेके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तभी के टाइम पे दिल्ली कैपिटल सिटी थी, तो इसके लिए दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और बहुत सालों के बाद 1998 में तभी के जो हमारे प्रेसिडेंट है के.आर. नारायण, उन्होंने पब्लिक के लिए ये आर्चिव्स को ओपन कर दिया था। उसके पहले पब्लिक के लिए अलाउ नहीं था। जो भी ऑफिशियल लोग होते थे, जो भी हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल लोग होते थे, उनको ही एंट्री मिलती थी। वही ये आर्चिव में जाके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते थे। लेकिन अभी 1998 के बाद पब्लिक के लिए भी ये आर्चिव ओपन हो चुका है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्चिव इन इंडिया। It is a department under the jurisdiction of the Ministry of Culture of Indian government. The documents have been preserved here in chronological order from 1748.
तो ये जो इसका जो मैनेजमेंट है या आर्चिव का, वो गवर्नमेंट करता है। और गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो ये आर्चिव को मैनेज करता है, उसका ख्याल रखता है। ओके। और ये आर्चिव में अगर आप जाओगे तो 1748 से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, जैसे कि 1748 के डॉक्यूमेंट्स पहले रखे रखे होंगे, देन दूसरे जगह पे 1749 के, फिर 1750 के, ऐसे करते करते अलग अलग ईयर्स के अलग अलग जगहों पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स या आर्चिव में स्टोर किए गए। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, Persian, Sanskrit, and Urdu languages. It also includes records in Modi script. These records are classified in 4 categories: public records, Oriental studies, manuscripts, and private records. तो यहाँ पे है ना, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए गए वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, अरेबिक लैंग्वेज में है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, ये अरेबिक स्क्रिप्ट है। हिंदी लैंग्वेज में है, पर्शियन स्क्रिप्ट मैंने आपको ओल्ड पर्शियन स्क्रिप्ट पहले ही बता दी थी। संस्कृत आपको पता है कैसा लिखा जाता है, उर्दू लैंग्वेज भी होती है उसमें है। और इसी के साथ साथ मोदी स्क्रिप्ट मैंने आपको बोला था, बाद में मैं आपको बताऊंगा, दिस इज अ मोदी स्क्रिप्ट, मराठी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जो हमारी मराठी की देवनागरी स्क्रिप्ट है उससे थोड़ी रिलेटेड स्क्रिप्ट है, इसको बोला जाता है मोदी स्क्रिप्ट। तो ये अलग अलग स्क्रिप्ट के अलग अलग लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स हम लोग को या आईचूज के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको 4 कैटेगरीज में स्टोर किया गया। कौन सी 4 कैटेगरीज? पब्लिक रिकॉर्ड्स, मतलब जो पब्लिक्स के लिए अवेलेबल है, प्राइवेट रिकॉर्ड्स, और उसके साथ साथ ओरिएंटल स्टडीज। हम लोग ने ओरिएंटल के बारे में पढ़ा है। ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ वेस्टर्न ऑथर्स होते हैं जिनको ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में इंटरेस्ट होता है, तो वो उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसको बोला जाता है ओरिएंटल स्टडीज। तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है। और अलग अलग मैनस्क्रिप्ट है। मैनस्क्रिप्ट मतलब ऐसे कुछ ओल्ड एंशियंट या फिर मेडिवल टाइम के डॉक्यूमेंट्स जो किसी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखे गए होंगे, उनको मैनस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में वहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्टोर किया गया। ओके। Government of every state in India maintain independent archive. The archive of Maharashtra state government has branches in Mumbai, Pune, Kolhapur, Aurangabad and Nagpur. तो अलग अलग स्टेट की अपनी एक खुद की आर्चिव होती है। अब ये आर्चिव क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट के अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कोई तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप स्टोर कर सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र की जो आर्चिव है उसमें का एक इमेज है। महाराष्ट्र आर्चिव की अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस है। पुणे में है, कोल्हापुर में है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, मुंबई में है। तो यहाँ पे एक ब्रांच का आप इमेज देख सकते हो। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर के ऊपर भी अलग अलग चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है। तो इस तरीके से आर्चिव्स के अलग अलग स्टेट में अपने खुद के डिपार्टमेंट्स होते हैं। There are about 5 crore Modi documents related to Maratha history in the Pune branch. These documents are referred to as पेशवा दफ्तर। तो जो पुणे में हमारी ब्रांच है, हमारी आर्चिव की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आर्चिव की जो पुणे में ब्रांच है, वहाँ पे अराउंड 5 करोड़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टोर किए गए, जो कि मोदी स्क्रिप्ट में। मोदी स्क्रिप्ट मैंने बोला मराठी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। तो पहले मराठी स्क्रिप्ट जो है वो मोदी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, मराठी लैंग्वेज। तो मोदी स्क्रिप्ट में 5 करोड़ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुणे के ब्रांच में, पुणे के आर्चिव के ब्रांच में स्टोर किए गए। और उनको क्या बोला जाता है? एज अ पेशवा दफ्तर। पेशवा दफ्तर उनको बोला जाता है। ठीक है। तो पुणे का आर्चिव याद रखना, वहाँ पे मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मोदी स्क्रिप्ट में लिखे गए। So this was all about archives in India, libraries in India.